सो यहां से मैं शुरू करती हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हमने थोड़ा सा, ये जो स्लाइड है ये रवनीत मैडम की ही है, मैंने उनसे बोरो की है, राइट? सो थैंक्स टू हर। यस, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले तो यही है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल भी मैंने आपको बताया था और हमने थोड़ा सा उसके बारे में कर भी लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, दैट स्टडी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is energy that is transmitted at the speed of light through oscillating electric and magnetic field. ठीक है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली एक टाइप की रेडिएशन है या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है? सॉरी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक मिनट, मेरा पेन डिटेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, दैट इज ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं एट द स्पीड ऑफ एनर्जी, और सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट, नॉट एनर्जी। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 मीटर पर सेकेंड। सो लाइट की स्पीड सबको पता होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकेंड में बोले तो 3 into 10⁸ है। अगर हम सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है? और ये ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में से, राइट? So electromagnetic radiation is a form of energy that is produced by oscillating electric and magnetic disturbance or by the movement of electrically charged particles traveling through a vacuum or matter. ठीक है? तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑसिलेट हो रही है या उसकी जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स की, वो ट्रेवल करते हैं वैक्यूम से या मैटर से। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, if it travels in this direction, then magnetic field will be perpendicular to electric field, means they are right angle to each other. और ये डायग्राम में भी देखिए, तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, राइट, तो अगर आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन जो है बिल्कुल उसके राइट एंगल पे होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहाँ पे ये देखिए, आपको ये दिख भी रहा है कि ये कैसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है? सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? आई होप इट इज क्लियर। इतना क्लियर है? यस मैम। तो ये हमने कल देख लिया था, ये पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, राइट? ठीक है? सो यहाँ पे बिल्कुल ही एंड में आती हैं कॉस्मिक रेज, जो कि स्पेस में से निकलती हैं। पेन को क्या हो रहा है? सो यहाँ पे कॉस्मिक रेज है, यानी कि उनकी ये जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, 10⁻24 से भी ज्यादा है। इस तरफ कॉस्मिक रेज है, राइट? उसके बाद आ जाती है गामा रेज, राइट, जिसकी रेंज 10⁻24 से लेके 10⁻20 तक है, और ये हो गई उसकी क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है? तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो नेचुरली वेवलेंथ कम होगी, राइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, राइट? सो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, c is velocity of light, nu is frequency, ठीक है? c is velocity of light. I don't know मेरा पेन क्यों आज काम खराब कर रहा है। ठीक है? and lambda is wavelength.
some problem is there with my pen. ठीक है, सो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, राइट. सो नेचुरली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. सो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने कल भी बोला था, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. तो पहले गामा रेज आ गई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, पहले कॉस्मिक रेज आ गई, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, देन यूवी, देन विजिबल. ठीक है, विजिबल का अपना स्पेक्ट्रम है 400 से लेके 700. देखो मैंने कल भी आपको बोला था कुछ बुक्स में 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक बताया होता है और कुछ में 400 है, राइट. सो अप्रोक्सीमेटली इतना ही. सो दिस इज विजिबल स्पेक्ट्रम विबगियो. उसके बाद आता है IR, देन माइक्रोवेव, देन दीज आर रेडियो वेव्स. ठीक है, FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है, AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये फिजिक्स वालों को ज्यादा पता होगा, राइट. सो ये रेडियो वेव्स आ गई. रेडियो वेव्स किस लिए काम आती हैं? ये टीवी और रेडियो और जितनी भी ट्रांसमिशंस होती हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसमें ये यूज होती हैं. देन लॉन्ग रेडियो वेव्स, और उसके बाद सबसे एंड में आ जाता है नहीं बस यहाँ तक, उसके बाद ऑडियो वेव्स शुरू हो जाती हैं, वो नहीं हमने इसमें काउंट कर. सो ये रेडियो वेव्स हो गई एंड देन लॉन्ग रेडियो वेव्स, राइट. सो इनमें किस टाइप की एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होती है वो भी आपको पता होना चाहिए. गामा रेज में न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है, एक्स रेज में कोर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, अल्ट्रावायलेट में यानी यूवी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, विजिबल में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में, इंफ्रारेड में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं, एंड माइक्रोवेव में मॉलिक्यूलर रोटेशंस एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन. ठीक है, और रेडियो वेव्स में न्यूक्लियर स्पिन. सो ये थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में था. नाउ अगेन ये पूरा है कि कॉस्मिक रेज जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं फ्रॉम दिस स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट. तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है, माइक्रोवेव की कम हुई है. मैंने कल आपको सिमुलेशन करके भी दिखाया था. इंफ्रारेड की और कम हो गई, उसके बाद विजिबल की और कम, अल्ट्रावायलेट और कम, एक्सरे गामा रेज की सबसे कम. ठीक है, सो ये रेडिएशन टाइप हो गई. देन ये वेवलेंथ बताई हुई है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ. सो ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साइज के जैसे हो सकती हैं. माइक्रोवेव्स ह्यूमंस आ गए, बटरफ्लाई, ठीक है, देन इंफ्रारेड नीडल पॉइंट एंड सो ऑन. ये आप लोग खुद देख सकते हो. सो ये फ्रीक्वेंसी भी है. सो अगर वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट. और यहाँ पे एक और हम करेंगे, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, या आप कह सकते हो E इज इक्वल टू H न्यू, राइट. सो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. H क्या है, कौन बताएगा? Planck's constant. तो H इज आई डोंट नो, मेरा पेन क्यों काम खराब कर रहा है आज, कुछ ना गड़बड़ होती रहती है. चलो एनीवेज, सो यहाँ पे हैं कि कुछ कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, मैंने पहले भी बता दिया. स्पेस से जो रेज आती हैं वो कॉस्मिक रेज हैं. एक्स रेज हम किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि एक्स रेज जो है वो उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट. तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई फ्रैक्चर है या कुछ है तो हम ये चीजें देखने के लिए एक्सरे करवाते हैं, राइट. तो क्योंकि वो पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी में से, राइट, और जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी वो हमें दिखता है. सो एक्सरेज. सो गामा रेज किस लिए यूज होती हैं? मेडिकल इमेजिंग के लिए. सो गामा स्कैन इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग अ रेडियोएक्टिव ट्रेसर व्हिच कंसंट्रेट्स इन द एरिया ऑफ द बॉडी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. तो जहां पे जिस बॉडी के पार्ट को हमने इन्वेस्टिगेट करना है तो वहां पे वो कंसंट्रेट हो जाता है. सो गामा रेज एमिटेड फ्रॉम दिस एरिया आर डिटेक्टेड बाय अ गामा कैमरा.
देन स्टरलाइजिंग के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल इमेजिंग के लिए यूज होती हैं ये गामा रेज। ठीक है, सो ये यूजेस जो हैं ये आप खुद पढ़ सकते हो। राइट, चलो ओके, सो ये था कुछ पार्ट, और मैं यहाँ से आपको एक चीज और भी दिखाती हूँ। सो हाँ, yes, so I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो ये जो रेडिएशन है, राइट, सो ये ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, राइट। सो लो एनर्जी रेडिएशन हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ, ये मैं आपको बार बार भी बोल चुकी हूँ, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो अगर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है अगर लो एनर्जी रेडिएशन है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ होगी, राइट। आई होप ये सब बच्चों को पता होगा। अगर ये सपोज वेव है तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ठीक है, ये ट्रफ Yes, ma'am. और ये क्रेस्ट है। तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, राइट। अगर ये सपोज हम वेव बना रहे हैं और ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस यानी कि दिस हाइट ऑफ द क्रेस्ट या द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो दो क्रेस्ट, एडजेसेंट क्रेस्ट, वेवलेंथ की क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ, और जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट है या डेप्थ ऑफ द ट्रफ है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, राइट। सो इसी तरह से अगर हाई एनर्जी रेडिएशन है तो इट हैज अ शॉर्ट वेवलेंथ, राइट। सो रेडिएशन एनर्जी, strength of radiation energy will interact with the molecules in different ways. So different हाँ जी, so different क्या बोल रही थी मैं, yes, strength of radiation energy will interact with molecules in different ways. So ये जो रेडिएशन की स्ट्रेंथ है, यानी कि ये डिसाइड करेगी, यानी ये डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी। अगर हाई एनर्जी रेडिएशंस है, राइट, जैसे कि एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गए, सो दे प्रोड्यूस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, राइट। तो मॉलिक्यूल्स में अगर एक्स रेज या गामा रेज इंटरेक्ट कर रही हैं तो क्योंकि ये हाई एनर्जी सोर्सेज हैं, सो दे ऑलवेज ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अगर मीडियम एनर्जी है, मीडियम एनर्जी सोर्स है, दैट विल एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, अगर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या विजिबल रेडिएशन जो इंटरेक्ट कर रही है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होंगी from one level to another level. Then low energy sources produce vibrations in chemical bonds, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस में केमिकल बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, राइट, ठीक है। सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि उसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस, ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद वेरी लो एनर्जी अगर सोर्सेज हैं, यानी कि बहुत कम एनर्जी वाली रेडिएशन है, तो दैट विल प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो उनमें केमिकल बॉन्ड की रोटेशन हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ठीक है। सो उसमें जो वेव्स रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं, दे आर माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो ये भी आप लोगों को याद करना है कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के साथ। ऑलराइट, ठीक है, Yes, ma'am. होप इट इज क्लियर। ठीक है, Yes, इसका मतलब ma'am. है कि जहां पे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हैं वहां पे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व होगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इंफ्रारेड रेडिएशन जहां पे है वहां पे आएगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल, ठीक है। और जहां पे यूवी विजिबल आती है उसको हम सिंपल विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे आती है उसको हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सारी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आप लोगों ने पढ़नी है इसी चैप्टर में। इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना है आपने, फिजिकल एस्पेक्ट मैं पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक में आप लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे वो ऑर्गेनिक का एस्पेक्ट होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हुआ है। सो इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन अ मॉलिक्यूल, देखिए कॉस्मिक रेज हैं तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, हाई फ्रीक्वेंसी रेज हैं। देन गामा रेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन एक्स रेज, ये देखिए अगर ये मॉलिक्यूल है तो एक्स रेज जब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी तो दे विल ब्रेक अ बॉन्ड, ये दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देगा एक्स रेज, राइट। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। देन उसके बाद अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशंस हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का मतलब है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। देन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट दोनों के केस में। देन इंफ्रारेड है तो वाइब्रेशंस होंगे, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, राइट। अगर माइक्रोवेव या रेडियो वेव है तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड की रोटेशन हो जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। I hope it is clear up to this. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। सो ये कलर वाला मैंने कल कंसेप्ट आपको बता दिया था विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि व्हाट इज कलर। कलर इज अ सेंसेशन व्हिच अकर्स व्हेन लाइट एंटर्स द आई एंड फोकसेस ऑन द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। वो पॉइंट मैंने बताया था जहां जहां रेटिना होता है। So the light actually initiates a photochemical reaction in the nerve cells attached to the retina, and these transmit impulses to the brain and stimulate our sense of color. तो वो मैंने आपको कल आई वाला सिमुलेशन भी बताया था कि किस तरीके से नेचुरली जब लाइट हमारी आई में से पास होगी और रेटिना पे फॉल करेगी तो वहां पे एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं रेटिना में, और वो नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रेन को मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, राइट। और वो हमें सेंस ऑफ कलर बताता है कि वो कलर कौन सा है उस ऑब्जेक्ट का, राइट। सो कोन्स क्या होते हैं आई में, ये गिव कलर। दो तरह की रेटिना में ये होती हैं, कोन्स होते हैं एंड रॉड्स होती हैं। कोन्स जो होते हैं दे गिव कलर एंड 3 टाइप्स व्हिच पिक अप रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और जो रॉड्स होते हैं दे गिव ग्रे, ब्लैक एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर नाइट विजन। सो 2 तरह के ये हमारे आई में होते हैं। सो ऑल द कलर्स वी एक्चुअली सेंस आर मेड अप ऑफ दीज 3 कलर्स टुगेदर। एक्चुअली ये प्राइमरी कलर है, ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। उसके बाद रेड, ब्लू और ग्रीन मिलके जो है वो सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, ठीक है। So all these colors we actually sense are made up of these 3 colors together with white and gray and black. तो white ये red, blue, green जो हैं ये हमें कोन से पता लगता है, और रॉड्स जो हैं ये हमें बताते हैं ग्रे, ब्लैक या जो नाइट विजन है हमारा आई का। So okay, so visible spectroscopy, right? So composition of white light we have already done in lower classes also.
तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास, कल मैं थोड़ा गलत बोल गई, मैं डाइफ्रैक्शन बोली जा रही थी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। आप लोगों ने भी किसी ने मेरे को टोका नहीं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। मैं कल बोल रही थी डाइफ्रैक्शन, दैट इज रॉन्ग। डाइफ्रैक्शन नहीं है ये, दिस इज डिस्पर्शन। सो व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म में से पास करोगे, सो दैट व्हाइट लाइट splits up into 7 colors Vibgyor, right? so ये जो व्हाइट लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि आई डिटेक्टेड बाय द आई विल डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल। सो वी हैड डन दोज सिमुलेशंस आल्सो यस्टरडे, ठीक है। सो अगर पूरा ही रिफ्लेक्ट कर देता है तो दैट विल अपीयर व्हाइट। अगर वो if the material absorbs a constant fraction of light, मतलब कुछ fraction of light absorb करता है, then it appears gray। सारी absorb कर लेता है, completely absorb कर लेता है, then it appears black, ठीक है। सो ये है जी विजिबल की वेवलेंथ, वॉयलेट की वेवलेंथ, ब्लू की वेवलेंथ, राइट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो। देखो, when a sample only absorbs light of a single wavelength of the eye, sees complementary color, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये अगर कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो लाइट सॉरी मतलब हमारी जो आई है वो कौन सा कलर हमें दिखने को मिलेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अगर वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें येलो ग्रीन दिखेगा, और एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर येलो ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें वॉयलेट दिखेगा। सो दीज आर कलर्स एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसको आपको पता होना चाहिए, और उसकी रेंज भी पता होनी चाहिए। हाँ जी मैम, हमने आईआईसी की मीटिंग अटेंड करनी है अभी। क्या करनी है? आईआईसी वाली आईआईसी की मीटिंग है। मीटिंग नहीं है, वो कंपटीशन है। कर लो, कोई बात नहीं। मैंने बस कितनी देर हमारी क्लास, 10 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट और कराना मैंने, कोई बात नहीं। जिसने लीव करना है आईआईसी के लिए लीव कर दे। हरमन है, अंकिता है, और कौन है? लवलीन है। Yes, ma'am. हाँ, 3 जने हैं, कोई बात नहीं, कर दो लीव, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, तो ये देख लीजिए आप, इसको आप लोग एक बार पढ़ लें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो हमारी ये जो हमने अब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, मैंने जैसे आपको बताया 3 तरह की है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यहीं पे चलो मैं आज एंड कर दूंगी। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके अलावा भी है, रमन भी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, एनएमआर भी है, ईएसआर भी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेटा देखो, जब भी किसी एटम में वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। तो ये S0 जो है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, जिसको कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, ठीक है। उससे ऊपर वाला कोई भी एनर्जी लेवल, दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, या उसको हम अपर लेवल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्साइटेड स्टेट है S1, ठीक है, यानी अपर लेवल, दिस इज लोअर लेवल ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज अपर लेवल एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम वन लेवल एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्प्शन, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है लोअर लेवल से हायर लेवल पे बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज फर्दर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स। सो हर एक एनर्जी लेवल में ये फर्दर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ठीक है।
and each vibrational level is further made up of rotational levels. यानी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अगर ये दो लेवल्स हैं, तो ये अगर लोअर लेवल है तो ये लोअर लेवल जो है इट इज फर्दर मेड अप ऑफ vibrational levels and each vibrational level is further made up of rotational levels, right? तो जब भी किसी अगर हम एटम की बात करें तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगी, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगी, because electronic levels are further made up of vibrational levels and each vibrational level is made up of rotational levels. I hope it is clear up to this. Yes, ma'am. Yes.